नाज़रीन आदाब, अली बारसी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आज आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाज़िर है। और हमारे पास जो खबरें होती हैं नाज़रीन वो अमूमन आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही होती हैं या टीवी के ऊपर जो चल रही होती हैं, उनमें से बेहतरीन जो इम्पोर्टेंट तरीन और इंतहाई पब्लिक इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं, उनको ही आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज आपको पता है एनएफ 75 के हवाले से जो सारा कुछ चलता रहा सारा दिन, उसमें से ज़्यादातर चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो है वो मैं बात समझता हूँ कि हमें करनी चाहिए। जस्टिस कासिम फाइज़ ईसा साहब ने जो तरक्कियाती फंड्स का वज़ीर-ए-आज़म के एक केस था, जो कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़ेर-ए-बहस था। उसके हवाले से उन्होंने अपना डिसेंटिंग नोट जो है वो लिखकर आज उसको जारी कर दिया है। और इस डिसेंटिंग नोट के अंदर उन्होंने कुछ इंतहाई अहम तरीन बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो मेरे बारे में फैसला किया गया है, ये बड़ा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट है। और मेरे जो दूसरे साथी जज हैं, वो मेरे ज़मीर के लिए जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है। और वो ये मेरे कॉन्शियस के कीपर्स नहीं है कि वो बताएँगे कि मैं इम्पार्शियल हूँ या नहीं हूँ, या मैं किसके बारे में जो है वो मैं बुग़्ज़ रखता हूँ, किसका नहीं रखता हूँ। तो ये जो बात है वो आज उन्होंने की। ये मैं इसका थोड़ा-सा हिस्ट्री बता दूँ आपको केस की। वो इस तरह से थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से एक खबर आई थी, जिसके मुताबिक वो अपने एमपीज़ और एमएनएज़ को 50-50 करोड़ रुपए फंड्स के नाम पर देने जा रहे थे, तरक्कियाती फंड्स के नाम पर, जिसमें जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर के अपनी 2 रुकनी बेंच ने इस केस के ऊपर जो है वो एक नोटिस लिया था। और नोटिस लेकर उन्होंने इनको बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया, इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का इसमें जो ओपिनियन था वो ये था कि क्योंकि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमती साइड से जो है वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि 50-50 और 70-70 करोड़ रुपया, 80 करोड़ रुपया सेनेट की सीट का जो है वो रेट लगा हुआ है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब कैसे इतने बड़ी तादाद में जो है वो रकमें लोगों को फराहम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी टेंटामाउंट टू जो क्या कहते हैं, एक रिगिंग है, क्योंकि वो भी इसी तरह से वो मैनिपुलेट कर रहे हैं सिस्टम को। तो वो जो मामला है वो तो अपनी तरफ है, लेकिन उसके जब रिजल्ट आया, उसके ऊपर एक तो 5 रुकनी बेंच अचानक बना दिया गया। उस 5 रुकनी बेंच के अंदर चीफ जस्टिस साहब खुद थे, गुलजार अहमद साहब, और जस्टिस मुशीर आलम थे, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा मौजूद थे, जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब मौजूद थे। जस्टिस मकबूल बाकर, जो कि ओरिजिनल बेंच में थे, उनको अचानक इस बेंच से खारिज कर दिया गया और फिर 5 रुकनी बेंच बना दिया गया। और इसमें जो डिसीजन दिया उसके अंदर एक तो वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दे दिया। उसके अंदर लिख दिया कि जी काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, उनका पर्सनल एक जो है वो मसला चल रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, लिहाज़ा वो मुस्तकबिल में किसी केस में इमरान खान के ना बैठें। और साथ-साथ उन्होंने जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के जो कॉन्डक्ट है उसके हवाले से, ज़ाहिर है ये उनके ओथ के भी ऊपर एक सवालिया निशान है कि जो आपने ओथ ले रखा है, आप उसकी पासदारी नहीं कर रहे इम्पार्शियलिटी के हवाले से। तो आज जो जस्टिस, और उसके अंदर एक और भी मसला था कि वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को दिखाए बगैर ही मीडिया को जारी कर दिया गया रजिस्ट्रार की जानिब से। और इसके ऊपर पाँचों जो जजेस थे, उनके सिग्नेचर्स भी मौजूद नहीं थे, जिसके ऊपर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने फिर सवाल उठाया। और फिर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आज जो डिसेंटिंग नोट लिखा है, उसका पैरा नंबर 38 जो है, इसके अंदर उन्होंने 20 अदद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मेक किए हैं। और उसके अंदर उन्होंने पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट इन्फॉर्मिंग द टू मेंबर बेंच, 2 रुकनी बेंच को बताए बगैर, which was already hearing the matter, जो कि पहले से इस मामले को सुन रहा था, the honorable chief justice decided to reconstitute the bench, expand it and exclude Mr. Justice Maqbool Bakir from it। कि ना सिर्फ जस्टिस गुलजार अहमद ने ना सिर्फ जो है वो एक नया बेंच बना दिया बगैर हमें बताए, बल्कि इसको बड़ा बेंच कर दिया और जस्टिस मकबूल बाकर को इस बेंच से अलहदा भी कर दिया। नो वन हैड alleged bias or lack of impartiality against any judge on the bench। किसी भी जज के बारे में कोई ये बात नहीं कही जा सकती थी कि उनके ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम नहीं था कि उनके ऊपर कोई इम्पार्शियलिटी का या बायस का कोई इल्जाम हो उस बेंच के ऊपर। विदाउट कंसल्टिंग, ये तीसरा पॉइंट है, विदाउट कंसल्टिंग हिज कॉलीग्स ऑन द बेंच, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस tersely announced that a judge of the Supreme Court should not hear any case involving the Prime Minister। उन्होंने कहा है कि बगैर अपने बेंच के ऊपर दीगर जजेस से मशावरत किए बगैर चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो ये एक बड़े ही टर्स का मतलब आपको ये क्यों कह लीजिए कि बड़े ही क्रूड अंदाज में एक तरीका, जिसको जिसमें सोफिस्टिकेशन जिसमें चीज में ना हो, उसको जो है वो एक उजड़ अंदाज में जो है वो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जो जस्टिस काजी फाइजीसा हैं, उनके लिए
उनको उनको जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म से रिलेटेड कोई केसेस नहीं सुनने चाहिए। चौथा उनका पॉइंट है कि द ऑनरेबल चीफ जस्टिस आर्बिट्रेरीली इंट्रोड्यूस्ड अ नॉन इश्यू बायस एंड लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी ऑन द पार्ट ऑफ अ जज ऑन द बेंच के उन्होंने बेंच के ऊपर मौजूद एक जज के बारे में बगैर किसी वजह के इम्पार्शियलिटी का इल्जाम लगा दिया। द सेड जज वाज नॉट मेड प्रिवी टू द रिटन ऑर्डर और जो रिटन तहरीरी हुक्मनामा लिखा गया उसके बारे में इस जज को इतला तक नहीं दी गई। द ऑर्डर वाज सेंट टू अ जूनियर जज व्हाइल द सेड जज हिज सीनियर वाज बायपास्ड और एक निचले दर्जे के यानी जो सीनियरिटी के हिसाब से 8वें नंबर पर है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और तीसरे नंबर पर है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। तो काजी फाइज ईसा साहब को बायपास कर दिया गया और 8वें नंबर के जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको वो फैसला जो है वो भिजवा दिया गया। द ऑर्डर वाज सेंट टू द सीनियर जज व्हाइल the order of the court was not written and thus not signed. Therefore, there is no order of the court and the matter remains pending. उन्होंने कहा है कि क्योंकि इस हुक्मनामे के ऊपर तमाम जजेस की सिग्नेचर्स मौजूद नहीं है लिहाजा और ये सबने मिलकर लिखा हुआ भी नहीं है लिहाजा ये मैटर जो है वो अभी तक इल्तवा ये मुकदमा जो है यहाँ पर खत्म नहीं होता जो कानूनी प्रैक्टिस है उसके मुताबिक। द ऑर्डर वाज अपलोडेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट बिफोर अ जज हैड सीन इट लेट अलोन हैड द अपॉर्चुनिटी टू अग्री डिसएग्री विद इट। बगैर जज को दिखाए हुए इस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस जजमेंट को अपलोड कर दिया गया बजाय बगैर ये सोचे हुए कि उनको इस बारे में अग्री करते हैं वो या डिसएग्री करते हैं। The order and case file were not sent in accordance with long-standing established practice to the said judge. ऑर्डर और केस फाइल जो है वो भी इस जज को नहीं भेजी गई जो कि अमूमी तौर पर रवैया तौर तरीका होता है। The said judge learned in the order through the media. ये learned of the order through the media कि उनको ऑर्डर का इस हुक्मनामे के बारे में उनको मीडिया के जरिए पता चला। पॉइंट नंबर 11 वो कहते हैं कि the said judge had to write to the registrar seeking the order and the case file. उन्हें रजिस्ट्रार को लिखना पड़ा इसकी मांगने के लिए। पैराग्राफ 6 of the order is unconstitutional as it was not passed under any of the different jurisdictions of the Supreme Court stipulated in the Constitution के आइन की किसी भी मामले के को शिक को उठाकर देख लीजिए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पैरा कोई भी शिक जो है वो इस चीज को इजाजत नहीं देती जो कुछ इस जजमेंट के इस पैरा नंबर 6 में लिखा गया। पैराग्राफ 6 ऑफ द ऑर्डर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल ऑर्डर एज पर लॉ एंड एज पर द प्रेसिडेंट्स ऑफ दिस कोर्ट और इस अदालत के प्रेसिडेंट और कानून के मुताबिक ये जो पैरा नंबर 6 है इस जजमेंट का वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं कर सकता। पैराग्राफ 6 ऑफ द ऑर्डर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 189 के भी जो क्राइटेरियन है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। उसके अलावा वो कहते हैं कि contravenes the precedents of several larger benches of this court। इसी कोर्ट के इससे बड़े बेंचेस की जो फैसले हैं उनके भी ये खिलाफ जाता है। holding that only the concerned judge can decide if he should hear a case। जो कि पहले ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि सिर्फ वो जो मुताल्लिका जज है वो ये फैसला कर सकता है कि वो इस मामले में बायस्ड है या नहीं है। पैराग्राफ 6 ऑफ द ऑर्डर इज कॉन्ट्ररी टू सेटल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस और ये सेटल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी खिलाफ है। इसके अलावा ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स और ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी खिलाफ है। इसके अलावा ये जजेस का जो हलफनामा होता है उसके भी खिलाफ है। पॉइंट नंबर 19 वो कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड स्टेटमेंट दैट said that money from the public purse would be disbursed for apparent political patronage at a time when the Senate elections were on the horizon। कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक पैसे जो हैं वो अवाम के जेबों से जो गए हुए पैसे हैं वो जाने थे एमपीएस और एमएनएस के पास और उसके हवाले से लिखा गया कि ये इलेक्शन से सेनेट इलेक्शन से कुछ अर्से पहले होने जा रहा था। देयरफॉर नोटिस वाज इशूड बाय द 2 मेंबर बेंच। लिहाजा दो रुकनी बेंच ने एक नोटिस इशू किया था। however without a proper determination and without ascertainment of the veracity of the and the effect of the documents the matter was अब्रप्टली डिस्पोज्ड ऑफ। लेकिन बगैर मामलात को और डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पूरी तरह से देखे हुए इसको अचानक जो है वो बंद कर दिया गया। और पैराग्राफ 6 ऑफ द ऑर्डर पास अगेंस्ट अ जज अंडरमाइंस द जुडिशरी एंड द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो क्योंकि एक जज के खिलाफ जो है वो ये फैसला दिया गया है पैराग्राफ नंबर 6 में लिहाजा ये पूरी जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर रहा है। उन्होंने मजीद लिखा है अपने फैसले के अंदर कि मैंने एक दफा तो ये भी सोचा कि मैं इस ये जो फैसला दिया गया इसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं इसमें इस्तीफा दे दूं अपने मनसब से। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो एक मेरी जात के साथ बदसलूकी का नहीं है बल्कि मेरा ख्याल है कि ये आइन अवाम और उनके पैसे का है जिसकी हिफाजत करने का जो है वो मेरा फर्ज है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बगैर ठोस सबूत के मेरे ऊपर जो है वो जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया तो मेरे कोई जज जो है वो मेरे दिल में झांक कर जानिबदारी का जो है वो अंदाजा नहीं लगा सकता जायजा नहीं ले सकता और चीफ जस्टिस की अपनी साख पर इससे
सवालात उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी जज को कोई मुकदमा सुनने से नहीं रोक सकती। वज़ीर-ए-आज़म का बयान आइन के खिलाफ और मुकदमे का इख्तिताम हैरानकुन था। हुकूमत और अपोज़िशन दोनों ही वोटों की खरीदो-फरोख्त का कह रही हैं। सेनेट इलेक्शन से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को तरक्कियाती फंड्स देने का कहा। इलेक्शन कमीशन ने भी तरक्कियाती फंड्स के ऐलान का नोटिस नहीं लिया। वज़ीर-ए-आज़म के सिर्फ आईनी इक़दामात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। और उन्होंने फाइनली ये भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमा ना सुनने का मतलब है कि जज सिर्फ प्राइवेट केसेस सुन सकता है। इमरान खान को ज़ाती तौर पर नहीं जानता तो जानिबदार कैसे हो सकता हूँ? जानिबदारी का इल्ज़ाम इमरान खान खुद लगा सकते थे। अटॉर्नी जनरल जो है वो उनको रिप्रेज़ेंट नहीं करते, वो गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो इमरान खान साहब से मुताल्लिक जो है वो ये फैसला अ कि ये इमरान खान साहब का ऐतराज़ ही नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल का ऐतराज़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद से चीफ जस्टिस साहब के फैसले ने जो है वो सैंक्टिटी प्रोवाइड कर दी है कि ये क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तो आज तक नहीं रहा था। तो ये एक वैसे भी मैंने पहले भी इसके बारे में आपसे बात की थी नाज़रीन और मैंने कहा था कि ये एक अफ़सोसनाक फैसला है और इसको किसी भी इंटरनेशनल लेवल के अगर आप जुडिशियल जो प्रैक्टिसेज़ हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो उठा के बाहर फेंक देने के काबिल ये फैसला था। लेकिन उसके बावजूद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से इसका जो जवाब आया है और उन्होंने बड़ा सोच समझकर और बहुत ही जो है वो फ़र्म अंदाज़ में इसको जो है वो एक-एक पॉइंट बाय पॉइंट रिफ्यूट किया है, जिससे ये बात पता चलती है कि एक लीगल माइंड जो है वो इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है नंबर 1 और नंबर 2 जो यहाँ पर मामला है वो ये है कि जजेस के दरमियान जो ये लड़ाई है ये बड़ी क्लियरली अब जो है वो नज़र आ रही है और चीफ जस्टिस साहब को इसमें मामला में नहीं पढ़ना चाहिए था। उनको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने एक जज ज़ाहिर है फिर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को जवाब देना जो है वो उनका हक था। और इस मामले को जो है वो जस्टिस गुलज़ार साहब ने मेरे ख्याल में बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बना दिया है और ये किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो हाईएस्ट लेवल के जो जुडिशियल इदारा है उसके अंदर इस तरह के मामलात होते हैं जो है वो पूरी कौम पर जो है वो बैडली रिफ्लेक्ट करता है और ये एक ऐसा इदारा है जिसने माज़ी की भी कोई इसकी जो है वो ताबनाक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको मज़ीद जो है वो अंधेरों की तरफ धकेला जाए। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ और आज एनए-75 का जैसे मैंने ज़िक्र किया था, कल मैंने आपको बताया था कि एनए-75 का जो इलेक्शन है वो तकरीबन उस वक़्त पीएमएलएन जो है वो एट द कस्प ऑफ विक्ट्री थी और कुछ चैनल्स जो थे जिस वक़्त हम आपके साथ हम कलाम थे तो उस वक़्त कुछ चैनल्स तो ये भी कह रहे थे कि पीएमएलएन इलेक्शन जीत चुकी है और उनका अपना भी दावा यही था मुस्लिम लीग नून का, लेकिन फिर अचानक पता चला कि 23 अदद पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आ रहे और वो 23 पोलिंग स्टेशंस का अमला भी जो है वो मंज़र से गायब हो चुका है, वो कहीं गुम हो गया है, कहाँ गया है, पता नहीं चल रहा था। 3 बजे के करीब ये खबर आई कि जी जो 23 अदद पोलिंग स्टेशंस थे, उनके अमला जो है वो गुम हो चुका है। वो कहीं नहीं मिल रहा और उनके लोगों को फ़ोन किया जा रहा है और अमले में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। हम आपको ये बताते चलें कि अमले के पास ना सिर्फ़ अपने फ़ोन्स होते हैं प्रेज़ाइडिंग ऑफ़िसर के पास, बल्कि उसके पास वायरलेस सर्विस होती है और इसके अलावा उसके पास जो पुलिस है उसका एक एहलकार मौजूद होता है, तो उसकी भी सर्विस जो है वो मौजूद होती है, लेकिन इसमें से कोई भी सर्विस जो है, वो रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक उनका कहीं पर भी राब्ता नहीं हो रहा था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रात को 3 बजे आज उन्होंने एक जो है वो जारी किया है एक नोटिस जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक रात को 3 बजे चीफ सेक्रेटरी से जो हमारे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी बात हुई और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उनको ये यकीन दहानी करवाई कि हम आपको जो है वो दे रहे हैं बंदे ट्रेस करके हम आपको देते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी अनअवेलेबल हो गए। ये उन्होंने प्रेस रिलीज के अंदर लिखा है कि वो भी गायब हो गए फिर। यानी कि प्रिजाइडिंग अफसर भी चोरी हो गए, उनका अमला भी चोरी हो गया, उनका जो सामान था उनके साथ वो सारे पोलिंग बैग्स और बैलेट्स वगैरह वो सारे भी चोरी हो गए। पूरा बंदे गायब हो गए और फिर उसके बाद जो है वो सारी इंतजामिया जो है वो गायब हो गई और पंजाब इलेक्शन कमीशन ने इसके हवाले से लिखा है कि उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से और मुख्तलिफ जो सूबाई सतह के जो अफ़सरान थे, उन सबसे बार-बार पूछने की कोशिश की कि बंदे कहाँ गए, लेकिन कहीं से उनको जवाब मौसूल नहीं हुआ, जिसके बाद ये बात जो है वो बड़ी क्लियर हो रही है कि ये मामला जो है वो बड़ा इसमें दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही पूरी काली थी। और फिर जब वो वापस आए, तो फिर एक और बहुत ही हैरानकुन बात क्योंकि उससे पहले तक जो रिज़ल्ट्स थे, यानी 360 पोलिंग स्टेशंस में से 337 पोलिंग स्टेशंस का जब रिज़ल्ट था, तो 3000 से कुछ ज़्यादा वोट्स की लीड थी उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट सैयदा नौशीन इफ्तिखार की और जब ये रिज़ल्ट्स आए तो पता चला कि वो जो दूसरे कैंडिडेट थे अली असद मल्ली साहब वो 6000 वोटों से जो है वो जीत गए हैं और ये बात जो है वो फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कौम को बताई। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि वो जो 20 पोलिंग स्टेशंस आखिरी थे 340 के बाद से लेकर 360 तक, वो 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर 88%, 85%, 90% तक पोलिंग टर्नआउट था और
ये एक तो फिजिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस स्पीड से दुनिया के अंदर कहीं भी जिस स्पीड से होती है तो एक दिन में कितने जो है वो पोल हो सकते हैं वोट उसको भी देखा जाए। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि 88% जो एक तो टर्नआउट जो है वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिन इलाकों से पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर कल जो है वो 4 हलकों के ऊपर 2 अदद पोलिंग सूबाई असेंबली के हलके थे, एक खैबर पख्तूनख्वा की और एक पंजाब असेंबली की। एक खैबर पख्तूनख्वा में कुरम का कौमी असेंबली का हलका था और एक पंजाब में नस्का का कौमी असेंबली का हलका था। चारों के अंदर इन 20 पोलिंग स्टेशंस को हटाकर जो है वो 30 से 35 मैक्सिमम 40% तक जो है वो रही है। और इस हलके के अंदर भी अगर आप देखें तो 4,94,000 जो है वो टोटल इसके अंदर वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड थे। और इन सारे रिजल्ट्स को अगर कंपाइल किया जाए तो ये तकरीबन 2,10,000 बन रहे हैं। तो टोटल अभी भी 4,94,000 आप अगर आप इसको राउंड फिगर 5 लाख में कर लें और दूसरी तरफ 2,10,000 तो ये 40% के करीब जो है इस 88 90 85 85 से 90% के दरमियान जो वोट्स आए हैं इन 20 पोलिंग स्टेशन में उसको भी मिला लें तो जाके 40% के करीब बनती है। लेकिन इन 20 पोलिंग स्टेशन में जिसका अमला गायब था, जिसके जो सारा मामला गायब था, सारा जो सामान था वो गायब था पोलिंग का, और जो खुद भी क्या कहते हैं राब्ते में नहीं थे कहीं पर और किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। और उन्होंने बाद में कहा, किसी ने कहा कि जी धुंध बहुत थी, किसी ने कहा कि जी वहां पर बंदे गायब हो गए थे, किसी ने कहा मेरी बीवी की बीमार हो गई थी, किसी ने कहा कि मैं खुद बीमार हो गया था, किसी ने कहा मुझे नींद आ गई थी, किसी ने कहा मेरी ऐनक गुम हो गई थी। इस किस्म के जो है वो जवाब आकर दिए गए। और फिर ये मतलब कैट एट माय डॉग एट माय होमवर्क, वो इस टाइप का जो जवाब होता है तो वो सारा जो इन दी एंड रिजल्ट आया वो ये आया कि पीएमएलएन जो है उसने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में शिकायत की और इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के के रिजल्ट्स को रोक दिया। और मुस्लिम लीग नून का अब ये क्लेम है कि वो जीत गए हैं, लेकिन मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम इस रिजल्ट को अब किसी सूरत मानेंगे ही नहीं। हमें कम से कम इस पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन पूरे के पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन जो है वो करवाया जाएगा। हम इसके अलावा किसी चीज के ऊपर जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। मगर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आप क्यों तस्लीम नहीं कर लेते कि यहाँ पर भी बाकी जो 3 पोलिंग स्टेशन है उसमें आप देख लें कि 12 बजे रिजल्ट आ चुके थे, उसमें 12 नहीं मैक्सिमम 1 डेढ़ बजे तक रिजल्ट आ गए थे। जो वो वहां कहाँ पहाड़ी और कबायली इलाकों में जाकर जो है वो कुरम का जो हल्का है वहां से भी रिजल्ट आ गया, जहां पर इंटरनेट तक नहीं है, जहाँ पर सड़कें सही नहीं है। परवेज खटक के हल्के से जो है वो हल्का रिजल्ट आ गया और वजीराबाद में रिजल्ट आ गया। यहाँ पर सुबह 6 बजे तक कहाँ सो रहे थे ये। अच्छा, कल इत्तेफाक की बात ये है कि धुंध नहीं थी पंजाब के अंदर, बहुत ही कम थी, मोटरवे तक जो है वो कल रात को खुली हुई थी। लेकिन इनका जो रास्ता था वो वो 20 किलोमीटर के रास्ते पर या 15 किलोमीटर के रास्ते पर करीब करीब जो एरियाज थे इस हल्के के अंदर, वहां पर जो है वो धुंध इतनी थी कि ये लोग नहीं पहुंच सके। तो ये एक जो है वो एक मजाक हुआ इलेक्शन के नाम पर, और हमें नहीं पता कि इसका क्या होगा। लेकिन कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो है वो आज ये कहा कि हमारे पास जो इतलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक ये लोग सिविलियन गाड़ी में कुछ लोग आए और सिविलियन कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, लेकिन वो जमीनी मखलूक के लोग नहीं थे, किसी और मखलूक के लोग थे। जाहिर है वो किस तरफ इशारा कर रहे थे आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन ये मामला जो है वो वहां पर हुआ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कब तक इस तरह लोगों के वोटों के ऊपर डाके डालते रहेंगे, कब तक लोगों की जो अपनी सोच है उसको दबाने की कोशिश की जाती रहेगी, कब तक ये जो मामला है इसको इसी तरह से चलाने की कोशिश की जाती रहेगी। बहुत सारे लोगों का मैंने आज सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी ट्वीट्स के रिस्पॉन्सेस किए हुए थे और वो ये कह रहे थे कि पहले भी तो ऐसा होता था तब तो। और भाई पहले ऐसा होता था तो ये मतलब कोई कमाल है, ये कोई जवाज है कि पहले होता था तो अभी होना चाहिए। दूसरी बात ये, मैंने कसम खुदा पाक की आज तक नहीं सुना कि हमला जो है वो अगवा हो गया। सुबह जियो के ऊपर खबर लग रही थी कि बाजियाब करवा लिया गया। क्या बाहर किस किस तरह बाजियाब? तब पुलिस की तहवील में तो सारा का सारा जो अमला था उसने आना था, तो फिर पुलिस की तहवील में से पुलिस ने कैसे बाजियाब कर लिया? तो ये जो है वो एक इंतहाई शर्मनाक अमल था और इसको जो है वो रोकना होगा। और जब तक आप इस तरह के मामलात जो हैं उनको ठीक नहीं करेंगे, इस मुल्क के अंदर शफाफियत के साथ इलेक्शन नहीं होंगे, इस प्रोसेस के ऊपर और इस रियासत के तमाम इदारों के ऊपर अवाम का जो एतमाद है वो वैसे ही एट लोएस्ट है। कल जिस किस्म के नारे लगे, जिस किस्म की गालियां दी गई पाकिस्तान के इदारों के बहुत अहम तरीन ओहदों पर बैठे हुए लोगों को, क्या ये क्या ये अच्छी बात हो रही है इस मुल्क के अंदर? आई डोंट थिंक कि ये अच्छी बात हो रही है। इसको किसी ना किसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ सोचकर इसको ठीक करना होगा, वरना ये मामला जो है वो खराब से खराब होता चला जाएगा। चलते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। आज क्योंकि पीके 63 जो है वो एक बड़ी विक्ट्री थी पीएमएलएन की, लेकिन इसका जो है वो रोक दिया गया उसको, क्योंकि
इसके इसके हवाले से जो है वो ज़्यादा इतनी खबरें अब इस वक़्त जो है वो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही, क्योंकि एनए 75 डस्का का जो इलेक्शन था वो बहुत बड़ा एक स्यापा बन गया। तो पीएमएलएन ने पहली दफ़ा परवेज़ खट्टक के हलके से और नौशहरा के अंदर पहली मर्तबा मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जीती है। इख्तियार वली खान यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे और उन्होंने परवेज़ खट्टक के ये जिस हलके से परवेज़ खट्टक साहब एमएनए और उधर से डिफेंस मिनिस्टर बने हुए, वहाँ पर उनके जो कैंडिडेट थे नीचे उनसे एमपीए के उनका इंतकाल हो गया था। उसकी जगह एक नए उनके बेटे को जो है वो टिकट दी गई थी और यहाँ पर पीएमएलएन ने उनको शिकस्त दे दी और पीएमएलएन के साथ ज़ाहिर है पीडीएम की भी पार्टी से तमाम सपोर्ट हासिल थी सिवाय एएनपी के। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जीतने के बाद ये कहा जा रहा था कि परवेज़ खट्टक का जो अपनी फैमिली है वो उनके साथ नहीं थी यहाँ पर, और लियाकत खट्टक जो उनके भाई हैं उनको जो कि सूबाई असेंबली के मेंबर भी हैं और वज़ीर भी थे वफाकी सूबाई काबीना में, उनको उनकी पोज़ीशन से हटा दिया गया है। नौशहरा में शिकस्त के बाद परवेज़ खट्टक के भाई लियाकत खट्टक को वज़ारत से हटा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मीडिया में जारी इत्तलात के मुताबिक पार्टी कवायद और डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर वज़ीर आला का सख्त नोटिस लिया गया है और पीके 63 इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट करने पर सूबाई वज़ीर लियाकत खट्टक को फारिग कर दिया गया है। ताहम नोटिफिकेशन के मुताबिक इनसे वज़ारत लेने का फैसला आईनी और कानूनी इस्तेहकाक के मुताबिक वज़ीर आला ने उनसे वज़ारत वापस ले ली है। याद रहे कि नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मारा था। तो ये इसका बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि लियाकत खट्टक के साथ भी 3-4 एमपीएस होंगे। पता ये चलेगा कि सेनेट के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी 2 सीटें और ले गई है, पीडीएम 2 सीटें और ले गई और फिर उसके बाद लोग कहेंगे कि जी ये कैसे सीटें ले गए? तो इसी तरह तो सीटें होती है कि आप आपस में लड़ते हैं, दूसरी पार्टियाँ जो है उसका फ़ायदा उठाती हैं। कुछ ग्रुपिंग होती है, उनको वो अपनी तरफ लेकर आती हैं, लेकिन पैसा भी चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है जिसको पीटीआई चाहती है कि ये मामला हम ना देखें, बस किसी तरीके से जो है ना वो हम इलेक्शन जो है ना वो कॉल ऑफ करवा दें। अल्लाह अल्लाह खैर सब। बहरहाल वो देखते हैं क्या होता है, उसका क्या नहीं होता। आज उसी मामले से जो है वो हमारा दूसरा भी जो वाक़या है वो उसका ताल्लुक है अगली चौथी खबर का कि सदारती रेफ़रेंस जो है वो बदनीयती पर मबनी है। अपनी जमात में ज बगावत रोकने के लिए इदारों को इस्तेमाल किया गया है। ये कहा कहना था पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब का, और उन्होंने जो है वो ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसके हवाले से कही है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के ऊपर समाअत चल रही है जिसमें ये कहा गया है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनको ओपन बैलेट के ज़रिए करवा लिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अपनी जमात में बगावत को कंट्रोल करने के लिए आप अपने आईनी इदारों को दांव पर लगा रहे हैं। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सदर ने आईन की खिलाफवर्जी की है। पार्लियामान का हिस्सा होते हुए उन्होंने इजाजत दी कि सेनेट का खिलवाड़ बने। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए आईन की खिलाफवर्जी की गई। उनका कहना था कि अक्टूबर 2020 में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक आईनी तरमीम बिल में पेश किया गया। आईनी तरमीमी बिल में सेनेट के पूरे ऐवान की कमेटी की तजवीज़ को नहीं लाया गया। अक्टूबर से यानी जो कमेटी ऑफ द होल जिसे कहते हैं, और अक्टूबर से जनवरी तक आईनी तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सामने पड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बिल पर ऑपोजिशन को क्यों एतमाद में नहीं लिया। ये हुकूमत आईनी तरमीमी बिल कौमी असेंबली में ले आई और इस पर बहस जारी थी कि कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। रज़ा रब्बानी ने कहा कि वफाकी काबीना सेनेट इंतखाबात के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला करती है। सदर ने आइन की खिलाफवर्जी करते हुए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ऑर्डिनेंस आर्जी तौर पर कानून साज है। इसकी मुद्दत 120 दिन है। आपने सेनेट इंतखाबात का मजाक बना दिया है। ऑर्डिनेंस खौफ से पेश नहीं किया गया, कहीं मुस्तरद करने की करारदाद ना पेश कर दी जाए। तो ये एक बहुत ही जो है वो बेहुदा सा केस है और उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर बैठ गई और वो चाह रही है कि किसी तरीके से हम इसमें जो है वो कोई अपने हैट में से कोई रैबिट निकाल के दिखा दें। हुकूमत का जो है वो हमारे दर पर एक सवाल ही आ गया तो इसको जो है ना वो खाली हाथ ना लौटाएं, लेकिन ये खाली हाथ लौटाना ही पड़ेगा वरना जो है ना वो मुताए जहाँ भी साथ जाएगी, मुता भी साथ जाएगी सारी की सारी। तो कोशिश ये करें कि अपनी जो है वो इज़्ज़त-ए-सादात जो है वो बची रहे और जो है वो कोई मामला इस तरह का निकल आए कि बर्दाश्त कर लें। अगर हार जाते हैं तो हार जाएँ, कोई बात नहीं, कभी-कभार जो है वो अपनी हार भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए अपनी पार्टी की, कोई बात नहीं। मुझे चाहिए मेरा ख़्याल है सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको आइन के हिसाब से फैसला कर दे इस दफ़ा, कुछ नहीं होता। फाइनली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर मतलब मैं इस हवाले से अच्छी खबर कह रहा हूँ कि ये कुछ फाइनली एक मसले का हल जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है ये, कि मिसिंग पर्सन्स का जो मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था, उनका धरना जो है वो इस्लामाबाद में जारी था, बलोच मिसिंग पर्सन्स का।
और बिल आखिर उसका जो है वो कोई फैसले की तरफ वो बढ़ रहा है, क्योंकि आज शीरी मज़ारी जो कि मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, वो आज वहाँ पर गई, उन्होंने जाकर उन लोगों से मुलाकात की, उन्होंने उनकी बातचीत को सुना और उसके बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अब उनसे मुलाकात करेंगे। फैमिली मेंबर्स जो हैं वो ये जो लवाहिकीन हैं इन बलोच गुमशुदा अफ़राद के, इनके लवाहिकीन पिछले कई दिनों से डी चौक में जो है वो कैंप लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन इनको फिर इनके कैंप को भी जो है वो उखाड़ दिया गया था कुछ दिनों पहले, और अब जो है वो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो अपनी अना को छोड़ते हुए अपने परेशानियों को एक तरफ रखते हुए अपनी जो है वो कुछ वक़्त इनके लिए निकाला है। और मिनिस्टर जो हैं शीरीन मज़ारी साहिबा, उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कमिटमेंट दी है कि वो एन्श्योर करेंगे कि ये प्रैक्टिस जो है वो खत्म हो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की, और इसके लिए वो कानून साज़ी करेंगे। कानून के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कई महीने से जो है वो पड़ा हुआ है लॉ मिनिस्ट्री के पास, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं हो रहा, और द प्रेस रिलीज़ दैट शी ट्वीटेड रेड, और जो प्रेस रिलीज़ उनकी जानिब से भेजी गई, जारी की गई, उसमें लिखा था कि द गवर्नमेंट विल हैंड ओवर द लिस्ट ऑफ देयर मिसिंग पर्सन्स टू डॉक्टर मज़ारी, के गवर्नमेंट जो है वो जो भी मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो डॉक्टर मज़ारी को देगी, सो दैट देयर स्टेटस कुड बी असर्टेन, ताकि उनका जो भी इस वक़्त स्टेटस है वो पता लगाया जा सके, एंड कन्वे टू द पीएम बिफोर द मीटिंग विद द फैमिलीज़ रिप्रेजेंटेटिव। इससे पहले के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो उनसे मुलाकात करें, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन इन तमाम फैमिलीज़ के और इनके लोगों के हवाले से होंगी। तो ये जो है वो आज एक बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक अच्छा फैसला है, जिसकी सताइश की जानी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस मसले को अब हल की तरफ भी जाना चाहिए। ये बहुत ही अफ़सोस नाक और खतरनाक सूरत-ए-हाल है कि एक मुल्क है, उसके अंदर उसके शहरी हैं, वो गायब हो जाते हैं और उसको उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि वो मुल्क के अपने रियासती इदारे और रियासती जो है वो एहलकार होते हैं। तो इस प्रैक्टिस को अब खत्म होना चाहिए। ये एक बहुत ही खौफनाक प्रैक्टिस है, जिसमें चलिए छोड़ें इस बात को, क्या कहना है, बार-बार पता है सबको कि किसी की फैमिली के साथ किसी के बंदे को उस छू नहीं अगवा करके लेके जाते हैं, अगवा करना बुरी बात होती है। ये बात सबको पता है, लेकिन बहरहाल ये कुछ लोग जो हैं वो नहीं इसको समझ आ रही है उनको। तो उनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि उनको जो है वो इस मसले को क्रिमिनलाइज़ करने का फैसला किया गया है बिल के अंदर, और इस चीज़ को जितनी जल्दी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके, उतना अच्छा है। अली वारसी को आज के खबरनामे से इजाज़त दीजिए।